हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का हिंदी के इस बेहतरीन स्लाइड में। कैसे हैं आप सभी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो साथियों, यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो होने वाले हैं हिंदी के ऐसे 25 प्रश्न जो आपके सीटेट एग्जाम में हर बार ट्रेंड होते हैं। और आप लोग कमेंट करके हर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा फटाफट, क्योंकि यहाँ पर आपका जो लेवल जाएगा प्रश्नों का वो थोड़ा सा कठिन जाएगा। ठीक है, आप लोग का जो लेवल जाएगा वो थोड़ा सा कठिन जाएगा। तो चलिए भाई, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि किस माहौल में सीखने के लिए बच्चों को अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता है? किस माहौल में सीखने के लिए बच्चों को अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता है? क्वेश्चन आपका कैसा पूछा जा रहा है? बताइए, क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है कि किस माहौल में सीखने के लिए बच्चों को अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता है। क्वेश्चन आपका है पॉजिटिव और आंसर क्या करेंगे? पॉजिटिव करेंगे। ठीक है, तो ऐसा कौन सा वातावरण बच्चों को दें जिससे बच्चों को भाषा सीखने में ज़्यादा प्रयास ना करना पड़े? ठीक है, तो ए ऑप्शन है जहाँ किसी भी प्रकार से भाषा सीखने की स्वतंत्रता हो, जहाँ सिर्फ मातृभाषा सीखने की स्वतंत्रता हो, जहाँ केवल पुस्तकों द्वारा भाषा सीखने की स्वतंत्रता हो, या फिर सिर्फ विद्यालयों में बच्चा सबसे अधिक बिना प्रयास के लिए भाषा कहाँ सीख सकता है? बताइए आप लोग, कहाँ सीख सकता है? तो ए ऑप्शन आपका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा। ए ऑप्शन आपका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा। कहाँ सीख सकता है? जहाँ किसी भी प्रकार से भाषा सीखने की स्वतंत्रता हो। ठीक है, जहाँ पर किसी भी प्रकार से भाषा सीखने की पूरी आज़ादी हो, वहाँ पर बच्चा बिना प्रयास करे भाषा सीख सकता है। ठीक है, क्योंकि भाषा आपकी कैसी होती है? भाषा आपकी अनुकरणीय होती है। भाषा को हम अनुकरण करते हैं, अर्जित करते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 2 है कि आरंभ में इनमें से किस सिद्धांत के आधार पर बालक भाषा सीखता है? प्रारंभ में, अब इसको प्रारंभ कह सकते हो या आरंभ कह सकते हो, है ना। प्रारंभ में इसमें से किस सिद्धांत के आधार पर बालक भाषा सीखता है? बताइए, प्रारंभ में बालक भाषा कैसा सीखता है? किस सिद्धांत पर सीखता है? बहुमुखी प्रयास के सिद्धांत पर, मनोरंजन के सिद्धांत पर, अभ्यास के सिद्धांत पर, अनुकरण के सिद्धांत पर? क्योंकि प्रारंभ की बात की जा रही है। सबसे पहले यहाँ पर ये प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका आ रहा है कि सबसे पहले प्रारंभ में किस सिद्धांत के आधार पर बालक भाषा सीखता है? तो आपका हो जाएगा क्या अभ्यास के सिद्धांत पर या फिर अनुकरण के सिद्धांत पर? बताइए, तो डी आंसर आपका हो जाएगा अनुकरण के सिद्धांत पर, क्योंकि भाषा कैसी है? अनुकरणीय है। बच्चा अनुकरण तो करेगा, बच्चा अपने माता पिता का अनुकरण करके, अपने परिवार का अनुकरण करके ही तो भाषा सीखता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सबसे मतलब पॉजिटिव है और आपका डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। भाषा आपकी जन्मजात नहीं होती है। जब भाषा जन्मजात नहीं होती है, याद रखिएगा कि भाषा जन्मजात नहीं होती है कि जन्म से ही आप बोलने लगे टपर, है ना। तो भाषा आपकी अनुकरण के सिद्धांतों पर निर्धारित होती है। भाषा को आप अनुकरण करते हो। अगर आपके मम्मी पापा एकदम अंग्रेजी में बात कर रहे हैं तो आप भी अंग्रेजी में बोलोगे, है ना, अंग्रेजी में बोलना सीखोगे। अगर मातृभाषा में बोल रहे हैं तो आप मातृभाषा में बोलना सीखोगे। तो इसलिए भाषा आपकी जो होती है वो अनुकरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। डी ऑप्शन यहाँ पर लॉक होगा। प्रश्न नंबर 3 है कि शालिनी पर्यायवाची शब्द समझाने के लिए विद्यार्थियों को कुछ समूह में बांटकर उसमें से एक खेल करवाती है। शालिनी पर्यायवाची शब्द समझाने के लिए विद्यार्थियों को कुछ समूह में बांटकर उनमें एक खेल करवाती है। शालिनी का यह कार्य किस विधि के अंतर्गत आता है? बताइए, खेल में बच्चों को क्या कर रही है? शिक्षा प्रदान करने की कोशिश कर रही है। खेल में भाई कौन सी विधि के अंतर्गत आएगा? तो आपका जो है आंसर तो यहीं से आ रहा है ना कि खेल करवाती है। जब खेल करवाती है तो खेल विधि हो जाएगा कि नहीं? खेल विधि हो जाएगा, क्योंकि बच्चे खेल में जल्दी सीखते हैं। बच्चे खेल में क्या करते हैं? जल्दी सीखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि पाठचर्या सहगामी क्रियाएं जैसे गीत, संवाद हो गया, अंताक्षरी हो गया, भाषण, वाद विवाद आदि किसमें सहायक है? ये सारी चीज़ गीत,
संवाद, अंताक्षरी, भाषण, वाद विवाद, ये सारी चीज़ें किस में सहायक हैं? किसको समझने के लिए ये सारी चीज़ें हम करवाते हैं? भाषा और साहित्य को समझने में, अधिक अंक प्राप्त करने में, समय और श्रम की बचत करने में, या फिर शिक्षक के कार्यभार को कम करने में? बताइए, शिक्षक के कार्यभार को कम करने में, कि शिक्षक जो है अगर ये सारी चीज़ करा रहा है तो इससे शिक्षक जो है आराम से बैठा है और बच्चे अंताक्षरी खेल रहे हैं। तो भाई ये क्या है? आपका डी ऑप्शन गलत है। समय और श्रम की बचत करने, इसमें आपका श्रम और समय कहाँ से अधिक अंक प्राप्त करने, अधिक अंक जब भी बात की जाए कि अधिक अंक की, तब आपका वो निगेटिव होता है। आपका ए ऑप्शन हो जाएगा सही, कि आपका जो गीत कराया जाता है, संवाद होता है, अंताक्षरी होता है, भाषण कराते हैं, वाद विवाद कराते हैं, ये सारी चीज़ें भाषा और साहित्य को समझने के लिए कराते हैं, इसलिए ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। हिंदी का है, हिंदी के क्वेश्चन है यहाँ पर, तो याद रखिएगा हिंदी सीखने की बात की जा रही है यहाँ पर। भाषा की पाठ्यपुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं, हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में, ठीक है, यहाँ पर भाषा की मतलब हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो कैसे हों? केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हों, अत्यंत छोटे हों, सरल भाषा से युक्त हों, बच्चों के परिवेश से जुड़े हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि छोटा और बड़ा कुछ नहीं होता। अगर बड़ा है तब भी आपका गलत है, अगर छोटा है, सरल या कठिन की बात की जाती है तब भी आपका क्या है? गलत है। तो इसलिए आपका बी और सी कट जाता है। ए आपका क्यों कटता है? केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हो, है ना, तो आपका ए इसलिए कटता है क्योंकि इस एक बात तो इसमें निगेटिव आपका ए है, केवल आपका निगेटिव पॉइंट है, केवल हो गया, मात्र हो गया कि व्याकरण नियमों का नियम आपके रटने पर बल देते हैं, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि भाषा की पाठ्यपुस्तक में, हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। ठीक है, बच्चा जिस वातावरण से, जिस परिवेश से आता है उस परिवेश से जुड़े हों, किताबी ज्ञान से बाहर निकालिए बच्चों को, तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है कि प्रायः देखा जाता है कि बच्चे व्याकरण विषय में ज़्यादा रुचि नहीं लेते, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? बताइए, आप लोग एक शिक्षक और शिक्षिका बनने जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि बच्चे व्याकरण पढ़ने में कम रुचि लेते हैं? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? किस कारण से वो व्याकरण कम पढ़ते हैं? व्याकरण विषय का कठिन होना, कठिन और सरल आपका क्या होता है? गलत होता है कि नहीं होता है? आपका निगेटिव होता है। छात्रों द्वारा व्याकरण को महत्वपूर्ण न माना। अरे भाई, व्याकरण आपके सब्जेक्ट में है तो आप व्याकरण को महत्व क्यों नहीं मानोगे? हैं, विद्यालय में व्याकरण पढ़ाने के लिए पुस्तकों का प्रयोग करना, व्याकरण सूत्रों का प्रयोग करना, कि व्याकरण में सूत्रों का प्रयोग होता है इसलिए बच्चे ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन कट जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा कि विद्यालय में व्याकरण पढ़ाने के लिए जो पुस्तकों का प्रयोग होता है इसलिए बच्चे ज़्यादा रुचि नहीं लेते। अगर आप उनको पुस्तक से बाहर निकलकर व्याकरण पढ़ाइए तो वो रुचि लेंगे, तो कारण यही होता है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, भाषा एक क्या है? भाषा एक क्या है? आपकी हिंदी भाषा है। भाषा का मतलब भाषा आपकी कोई भी हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, तेलुगु, बंगाली, पंजाबी, कुछ भी हो। भाषा का मतलब, भाषा की भाषा आपकी क्या है? जटिल प्रक्रिया है, समस्यात्मक वस्तु है, तार्किक व्यवस्था है, नियमबद्ध व्यवस्था है। तो भाषा आपकी क्या है? नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। भाषा आपकी अर्जित की जाती है या फिर जन्मजात होती है? तो भाषा आपकी अर्जित की जाती है ना, भाषा अर्जित संपत्ति है, आप कह सकते हैं अर्जित संपत्ति है। भाषा को हम अर्जित करते हैं, भाषा हमारी जन्मजात नहीं होती कि हम जन्म लेते ही बोलने लगते हैं। ठीक है, तो भाषा अर्जित संपत्ति है। दूसरी बात, भाषा आपकी अनुकरणीय है, भाषा का हम अनुकरण करते हैं। अगर यहाँ से आपका कुछ भी पूछा जाए, भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है,
ठीक है। भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। आपका भाषा परिवर्तनशील है। क्या आप एक ही भाषा को बोलते हो हैं? आपके भाषा में परिवर्तन नहीं होता? तो भाषा परिवर्तनशील होती है भाई, भाषा बदलती रहती है। आप जिस जगह पे गए वहाँ की भाषा आप सीख जाते हो तो वहाँ की भाषा बोलने लगते हो। और भाषा सामाजिक वस्तु होती है। भाषा में कहाँ से प्राप्त होती है? तो समाज से, घर परिवार से, है ना। भाषा सामाजिक वस्तु है। ये 5 चीज़ों को आप जो है नोट डाउन कर लीजिए, जो कि हमेशा याद रहेगा। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अभी तक आपका ये पूछा जाता है भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, क्योंकि नियमबद्ध यहाँ पर पूछा जाता है। तो लेकिन ये कभी भी भाषा अनुकरणीय है, ये ऑप्शन में दे दिया जाएगा। परिवर्तनशील भी दे दिया जाएगा। अर्जित संपत्ति है। तो याद रखिएगा कि भाषा को हम अर्जित करते हैं। दुनिया संसार में आते हैं, घर परिवार में आते हैं, जन्म लेते हैं, तो हम एक भाषा को हम अर्जित करते हैं और अनुकरण करते हैं। अनुकरण के द्वारा हम भाषा को बोलते हैं, ठीक है। भाषा हमारी परिवर्तनशील है। जिस देश उस देश में जैसी भाषा उसी में रंग जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि आपका ऑप्शन बदल सकता है। प्रश्न नंबर 8 है कि विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री भाषा सीखने की प्रक्रिया को बनाती है। क्या बनाती है? अगर हम विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री का उपयोग करें बच्चों के हिसाब से अगर हम विभिन्न शिक्षण सामग्री का प्रयोग करें, प्रोजेक्टर भी लगा लें, है ना, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, और भी जो बच्चों के मतलब आवश्यकता के हिसाब से हो, उन सारी अगर हम शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं तो भाषा सीखने में भाई सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन भाषा को कैसी बनाए? सरल कठिन। हमने कहा सरल कठिन पूछा जाए तो गलत है। जब भी कठिन पूछा जाए कि भाषा आपकी कठिन है, भाषा सरल है, गलत, ठीक है। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन हो जाएगा रोचक। विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री भाषा सीखने की प्रक्रिया को कैसी बनाएगी? तो एकदम रोचक बनाएगी। बच्चे उसमें रुचि लेंगे, है ना। अभी बच्चों को जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब उनका एडमिशन होता है नर्सरी में, प्ले स्कूल में, तो आप देखते हैं कितने सारे खिलौने होते हैं। तो उससे उनकी भाषा क्या रोचक बनती है ना। उनको इंटरेस्ट आता है उसमें। समावेशी नहीं कह सकते भाई। प्रश्न नंबर 9 है प्राथमिक स्तर के बच्चों को और ... के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर के बच्चों में कैसे और किसके माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जाना चाहिए? प्राथमिक स्तर 1 से 5 की बात की जा रही है। 1 से 5 में बच्चा क्या होगा? छोटा होगा कि नहीं होगा? वो क्या करेगा बताइए? वो क्या करेगा? अगर विद्यालय आता है तो सबसे पहले आड़ी टेढ़ी और रेखा बनाता है। क्या वो का को लिख पाता है? एक का को लिख पाता है? बिल्कुल नहीं लिख पाता है। उसको हाथ पकड़ के लिखाना पड़ता है। आप का बनवाओगे तो उसकी रेखा कैसे जाएगी? आड़ी टेढ़ी रेखा खींचेगा, कुछ न कुछ वो चित्र बनाएगा, है ना। तो प्राथमिक स्तर के बच्चों में रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लिपि ज्ञान वर्तनी कैसे हो जाएगा ज्ञान? उनको छोटा बच्चा है भाई, न तो वाक्य लेखन भी कर सकता है। इसलिए रेखांकन चित्रांकन, आड़ी टेढ़ी रेखा बनाएगा, कोई चित्र उसको अच्छा लगेगा चित्र बनाएगा, ऐसे करेगा। इस प्रकार के उससे उसका विकास किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 10 है तो दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, सीटेट पढ़ने वालों में, जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि मोना दूसरी कक्षा में पढ़ती है, वह पढ़ते समय अटकती है, संभवतः वह किससे ग्रस्त है? भाई बताइए। पढ़ते समय अटकती है, लक्ष्य को लुक्ष्य पढ़ती है ना। लक्ष्य को क्या पढ़ती है? लक्ष्य को क्या पढ़ती है? लुक्ष्य पढ़ती है। तो क्या कर रही है? पढ़ते समय वो क्या कर रही है? अटक रही है। तो भाई संभवतः किस विकार से पीड़ित है? बताइए किस विकार से पीड़ित है?
आपका हो जाएगा यहाँ पर डिसग्राफिया। क्या हो जाएगा? डिसग्राफिया हो जाएगा ए ऑप्शन। सॉरी कहाँ पे? यहाँ लेखन नहीं पूछा गया भाई, लेखन नहीं पूछा गया यहाँ पर। पढ़ने संबंधी विकार है तो हो जाएगा उसका डिसलेक्सिया हो जाएगा, बी ऑप्शन डिसलेक्सिया। डिसग्राफिया में होता है पठन विकार, जब पढ़ने में बार बार मिस्टेक हो रहा है। डिसलेक्सिया आपका हो जाता है पठन विकार, ठीक है, जब पढ़ने में बच्चा कठिनाई का अनुभव करता है। और आपका डिसलेक्सिया होता है, और डिसग्राफिया होता है लेखन विकार, ठीक है। और आपका डिसकैलकुलिया होता है गणितीय विकार। अफेजिया आपका क्या होता है? भाषा विचार, ठीक है, भाषा विचार। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? किसकी बात करें? और लक्ष्य को क्या पढ़ रहा है? लुक से पढ़ रही है। मोना दूसरी कक्षा में पढ़ती है, वो पढ़ते समय अटकती है, संभवतः किस विकार से ग्रस्त है? तो डिसलेक्सिया से, ठीक है। डिसलेक्सिया को लॉक करिए आप लोग, बी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 11 है कि सुनी और पढ़ी कहानियों के आधार पर बच्चों के साथ कौन सी भाषाई गतिविधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहेगी? सुनी और पढ़ी, कहते नहीं कि हम इस कहानी को सुने और पढ़े हैं, पहले इस कहानी को मैंने सुना और पढ़ा है। तो बच्चों के साथ कौन सी भाषाई गतिविधि सर्वाधिक महत्व होगी? हम कौन सी विधि बच्चों को करने के लिए दें? तो कहानी को शब्दता दोहराना। जब बच्चा कहानी सुना है और पढ़ा है तो कहानी को क्यों दोहराएगा? कहानी के पात्रों के नाम बताना कि हम कहानी कि आप बच्चों कहानी के पात्रों का नाम बताइए, ये थे, या फिर कहानी का शीर्षक बताना। जब बच्चा सुना है और पढ़ा है तो सिंपल सी बात बता लेगा। जो डी ऑप्शन होगा आप उसको गतिविधि के लिए देंगे कि कहानी पर प्रश्न निर्माण करना। बिल्कुल यही आपका सबसे पॉइंट पॉजिटिव है, और थोड़ा सा बच्चों को माइंड लगाने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। कहानी पर प्रश्न निर्माण कर, अगर बच्चा सुनी और पढ़ी कहानी है तो बच्चा जो है उसमें प्रश्नों का निर्माण करेगा, ठीक है, प्रश्न बनाएगा, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 कि प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए बच्चों को अनुदेशन दिया जाना चाहिए। किस भाषा में? तो बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में दिया जाना चाहिए, द्वितीय भाषा या अंग्रेजी भाषा में दिया जाना चाहिए, विद्यालय की भाषा या राज्य भाषा में दिया जाना चाहिए, शिक्षा की भाषा या अनुदेशन के माध्यम से दिया जाना चाहिए। बताइए, अगर प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए किस भाषा में? तो बच्चों की घर की भाषा, उसके मम्मी की भाषा, उसकी माँ की भाषा या फिर परिवार की भाषा में अनुदेशन दिया जाना चाहिए, जिसको कहते हैं मातृभाषा, ठीक है। मातृभाषा का मतलब माँ की भाषा या परिवार की भाषा, इसलिए और ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 जी, कि शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखना नीचे दिए गए किस शिक्षण आयाम के अंतर्गत आएगा? शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखना, जैसे हम क्या लिख रहे हैं, हम यहाँ पर लिख लिए, जैसे अभी हमने लिखा लक्ष्य, ठीक है, ये लक्ष्य लिखे हम, तो समझ लीजिए इसको हम लिखे हैं किस पे? व्हाइट बोर्ड पे या फिर ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है। जब ब्लैक बोर्ड पे लिखे या व्हाइट बोर्ड पर लिखे हम, तो शिक्षण आयाम के किसके अंतर्गत ये आएगा? तो बताइए किसके अंतर्गत आएगा? तो उपयोग के, तुलना के, तैयारी के, प्रस्तुति। हम जो है बोर्ड पे क्या कर रहे हैं? लक्ष्य शब्द को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, तो प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। वो चाहे आपका व्हाइट बोर्ड पे लिखा जा रहा हो या फिर ब्लैक बोर्ड पे लिखा जा रहा है, अगर शिक्षक लिख रहा है तो प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आएगा। प्रश्न नंबर 14 है कि प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? प्रभावी रूप से सही नहीं है, निगेटिव के साथ निगेटिव को लॉक करिए कि प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें व्याकरण आपको प्रभावी रूप से पढ़ाते समय नहीं मिलेगा? वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुत करना हो सकता है,
वास्तविक जीवन में संप्रेषण के समान अभ्यास करने के अवसर देना, बिल्कुल पॉजिटिव है, हो सकता है। नियमों का रटकर तथा अभ्यास करके व्याकरण सिखाना, संदर्भों के अनुसार व्याकरण के प्रासंगिक नियम बताना, हो सकता है। तो आपका जो नहीं हो सकता वो क्या हो सकता है? सी ऑप्शन, यही आपका सही हो जाएगा। नियमों का रटकर तथा अभ्यास करके व्याकरण सिखाना, रटना आपका हमेशा निगेटिव होता है, निगेटिव यहाँ पर पूछा गया है। प्रश्न नंबर 15, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलनी चाहिए? उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलनी चाहिए? जब तक समस्या आती रहेगी, उपचार करते रहेंगे, है ना। तो उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलनी चाहिए बताइए? जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो जाए, जब तक छात्र रुचि ले, जब तक विद्यालय में समय मिले, जब तक अध्यापक चाहे। तो ए ऑप्शन को लॉक करिए। जब तक छात्रों का पिछड़ापन न दूर हो जाए, जब तक छात्र जिस समस्या से ग्रसित है उस समस्या का समाधान ना हो जाए, तब तक उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया चलती रहेगी। सिंपल सी बात है, ये ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 कि अध्यापक को कक्षा में सदैव किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? सदैव अध्यापक को कक्षा में सदैव किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? मातृभाषा, मानक भाषा, किसी भी भाषा, अब भाषा। तो भाई अब भाषा, किसी भी भाषा का प्रयोग कैसे कर सकता है कोई अध्यापक? प्राइमरी लेवल की बात की जा रही है, 1 से 5 की बात की जा रही है। तो हर बच्चों को जो भी शिक्षा प्रदान करना वो किस भाषा में करना? मातृभाषा। कि अध्यापक को कक्षा में सदैव मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना चाहिए, या फिर अध्यापक को कक्षा में सदैव मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा आंसर यहाँ पर क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान। अच्छा बताइए, आपके कौशल कितने होते हैं? भाषा सीखने के कौशल कितने होते हैं? जिसको आप बोलते हैं शुभोपाली, क्या बोलते हैं? शुभोपाली तो बोलते हैं, जिसको कहते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसका मतलब श्रवण कौशल, बोलने को क्या कहते हैं? वाचन कौशल, पठन कौशल, और लेखन कौशल। ये 4 कौशल तो होते हैं। 4 कौशल होते हैं, है ना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। श्रवण कौशल का मतलब सुनना, वाचन का मतलब कहते नहीं एकदम लो और वाँच दो, मतलब वाचन का मतलब कि बोलना, और पठन का मतलब पढ़ना, और लेखन कौशल का मतलब लिखना। ठीक है, तो इसलिए अगर सबसे जो अधिक प्रयोग किया जाता है वो किस कौशल में किया जाता है? आप अपनी भाषा को सबसे अधिक प्रयोग किस कौशल में करते हो? सुनने में करते हो, या फिर बोलने में करते हो, पढ़ने में करते हो, या फिर लेखन में करते हो? बताइए, सबसे ज़्यादा आप क्या करते हो? सुनते हो कि नहीं सुनते हो? बताइए, सबसे ज़्यादा आप सुनते हो। किसकी सुनते हो? किसी की भी सुनते हो, लेकिन सुनना तो पड़ता है। तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है वो होता है श्रवण कौशल में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, व्यवहारिक भाषा। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा मौखिक भाषा। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा आप करते हो वो करते हो सुनते हो। अगर आप पढ़ते हो तब भी आपका लेखन मौखिक भाषा में आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आप सुनते हो। सुनो सुनाओ, है ना। सुनो सुनाओ दोनों मौखिक में ही आएगा। आप सुनोगे और सुनाओगे भी दोनों मौखिक में आएगा, अगर आप लिख नहीं रहे हो तब। कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए जिसका एक ही उत्तर हो, जिसका उत्तर पुस्तक में दिया हो, जिसके उत्तर सरल हो, जिसके उत्तर विभिन्न हो। हमने कहा सरल कठिन को काट दीजिए तुरंत। कविता शिक्षण के समय अगर आप कविता शिक्षण पढ़ा रहे हैं तो शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर, अगर शिक्षक कोई प्रश्न पूछ रहा है तो उसके उत्तर सिर्फ एक हो या फिर कई हो। अगर समस्या है, कोई प्रॉब्लम है ना, कोई प्रॉब्लम है तो उसके कितने सॉल्यूशन होने चाहिए? बताइए, एक होने चाहिए या एक से अधिक होने चाहिए? तो सिंपल सी बात है, एक से अधिक होने चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है तो उसका समाधान एक से अधिक होना चाहिए, जिससे बच्चे को ढूंढने में आसानी हो।
और जिसके उत्तर विभिन्न हो, अगर उत्तर भी भिन्न होंगे तो बच्चा खोजेगा कि इसका उत्तर क्या होगा। अगर एक ही उत्तर होगा तो फटाक से दे देगा, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को किसमें मदद करती है। शैली का मतलब समझ रहे हैं, जिसको कहते हैं तरीके या फिर ढंग, यानी कि कहानियों की विभिन्न तरीकों पर की गई चर्चा बच्चों को किस में मदद करती है। अगर हम किसी कहानी को बहुत से तरीकों में बच्चों को बताते हैं तो बच्चों को किस में मदद करेगी, कहानी के तत्वों को याद करने में, कहानी की कमियां बताने में, व्याकरण समझने में, या फिर कहानियां रचने में। तो अगर हम कहानियों को विभिन्न तरीकों से, विभिन्न ढंगों पर अगर बच्चों के साथ चर्चा करते हैं तो कहानियाँ रचने में, कहानियाँ लिखने में मदद करेगी, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हर शैली का पता चलेगा बच्चों को, जब हर शैली का पता चलेगा तो भाई वो कहानी को क्यों नहीं रच सकता, क्यों नहीं लिख सकता, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व दोगे। 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व दोगे। व्याकरण की पुस्तक को, पोस्टर को, पाठ्य पुस्तक को, या फिर साहित्यिक सामग्री। डी ऑप्शन को लॉक करिए, साहित्यिक सामग्री को हम अधिक महत्व देंगे। प्रश्न नंबर 21, बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब क्या हो, अनेक पाठ्य पुस्तक हो, सरल साहित्य का चयन हो, भाषा समृद्ध परिवेश हो, परीक्षाओं का आयोजन हो। अगर परीक्षा के लिए पूछा जाता है, अंक के लिए पूछा जाता है, सरल हमने कहा नहीं होता, सिर्फ पुस्तक केंद्रित नहीं करना, बच्चा क्या है बाल केंद्रित में, बालक को प्रमुख स्थान दो। तो भाषा बच्चे तभी सीखेंगे जब भाषा समृद्ध परिवेश हो, ऐसा वातावरण बनाइए आप कि जिससे बच्चा खुद ब खुद भाषा सीखे। जैसे प्राइमरी में आप देखते हैं कि इर्द गिर्द आपको का से ज्ञान तक, आशय तक सारी चीज़ें ऐसे दिखेगी, जिधर बच्चा नज़र घुमाएगा उधर से बच्चा कुछ ना कुछ सीखेगा। तो आप बच्चों को ऐसा वातावरण दीजिए कि जिससे बच्चा बेहतर तरीके से भाषा सीख सके। भाषा समृद्ध परिवेश है आपका, चाहे ईवीएस हो, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे आपका सीडीपी हो, सब में एकदम मस्त काम करता है। प्रश्न नंबर 22, भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की किस क्षमता का विकास करने में सहायक होता है। भाषण, अगर हम भाषण दे रहे हैं, अगर हम चर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो बच्चों को किस क्षमता का विकास करने में सहायक होता है बताइए। कल्पनाशीलता का, अनुकरण का, लिखित अभिव्यक्ति का, मौखिक अभिव्यक्ति। अच्छा, भाषण को हम बोलते हैं या फिर लिखते हैं बताइए। भाषण को हम बोलते हैं या फिर लिखते हैं, तो भाषण को हम बोलते हैं, तो हमारा कौन सा कौशल हुआ भाई, मौखिक अभिव्यक्ति हुई कि नहीं, मौखिक। क्योंकि मुख से बोल रहे हैं ना, भाषण हम मुख से बोल रहे हैं। अगर किसी से हम चर्चा कर रहे हैं तब भी हम मुख से बोल रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं तब भी हम मुख से बोल रहे हैं। तो किस क्षमता का विकास हुआ, तो लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में सहायक होगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए। प्रत्येक भाषा शिक्षक को, यानी कि प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की पृष्ठभूमि क्या है। हो सकता है ना, हो सकता है भाई कि प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी भाषा, उसकी कक्षा के बच्चों की पृष्ठभूमि क्या है। भाषिक व सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक व आर्थिक है, आर्थिक व सामाजिक है, सामाजिक व व्यावसायिक है। बताइए क्या सही होगा यहाँ पर, क्या सही होगा। तो जब भी आर्थिक की बात की जाए, जब भी यहाँ पर सामाजिक की बात की जाए, अगर हम भाषा शिक्षक है तो हमें भाषा के बारे में, बच्चों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ना कि उसकी पृष्ठभूमि के बारे में। बच्चे कहीं से भी आते हों, चाहे वो आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हों, सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हों, उससे हमको क्या लेना देना है ना। सभी को एक समान समावेशी शिक्षा हमें प्रदान करना है। तो इसलिए आपका आंसर क्या जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा कि प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की पृष्ठभूमि क्या है, भाषिक व
सांस्कृतिक, यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन नहीं भाई, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा बिल्कुल। आर्थिक जिसमें होता है वो आपका निगेटिव है, ठीक है। आर्थिक और व्यवसाय ये सारी चीज़ें निगेटिव होती हैं, ए ऑप्शन को लॉक करिए। प्रश्न नंबर 24, शिक्षण सहायक सामग्री के लाभ हैं। शिक्षण सहायक सामग्री के लाभ कैसे हैं भाई, किस प्रकार हैं? तो इससे पाठ शरीर अधिक सरल, रोचक तथा मनोरंजक बन जाता है। इसके प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है। इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है। बिल्कुल डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग ही हम इसलिए करते हैं कि उससे पाठ सरल हो, रोचक हो, मनोरंजक हो, बच्चे रुचि लें, है ना, शिक्षण में कुशलता आए। प्रश्न नंबर 25, भाषा की शिक्षिका होने के नाते व्याकरण पढ़ाते हुए आपका उद्देश्य होगा। एक भाषा की, हिंदी भाषा की शिक्षिका होने के नाते व्याकरण पढ़ाते हुए आपका उद्देश्य क्या होगा कि बच्चों को व्याकरण नियमों से अवगत कराना, बच्चों को भाषिक संरचनाओं से अवगत कराना, बच्चों को वाक्य रचना के नियम बताना, भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना। बताइए आपका क्या उद्देश्य होगा। नियम आपका रटने पर बल देते हैं, है ना। बच्चों को वाक्य रचना के नियम बताना, ये आपका गलत है। बी और डी में आपको बताना है। तो जो सबसे पॉजिटिव आंसर है, यहाँ पर देखो, बच्चों को भाषिक संरचनाओं से अवगत कराना, मतलब बच्चों को भाषिक संरचनाओं की जानकारी प्रदान करना। ए बी ऑप्शन भी आपका गलत है ना। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना, लिखना, पढ़ना, बोलना, है ना, चारों कौशल का विकास कराना। ये आपका एक भाषा शिक्षिका होने के नाते आप व्याकरण पढ़ाते हुए आपका उद्देश्य होगा कि भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना। डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के 25 प्रश्न हिंदी शिक्षण के। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज एक्सपर्ट क्लासेस। और हाँ, लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताना कि आपने 25 में कितना स्कोर किए, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा कठिन है। जो लोग अगर यहाँ पर 20 क्वेश्चन भी एकदम कर लेते हैं, समझ लीजिए उनकी तैयारी सीटेट के लिए बेस्ट है।